नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक में। और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ पढ़ाई के वीडियो। हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट के पेपर 1 की, जिसका हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10, जिसका नाम था हायर एजुकेशन सिस्टम। और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो जिसमें हमने बात करी थी एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशन थे, क्या क्या सोर्सेज थे, किस तरह एजुकेशन उस टाइम पे इवॉल्व हुई। तो इसी जो यूनिट है उसका हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये हमारा सेकंड टॉपिक है यूनिट नंबर 10 का। तो सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो एजुकेशन और रिसर्च किस तरह इवॉल्व हुई उसकी बात करने से पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उस समय पे हमारी एजुकेशन के लिए क्या क्या वर्क हुए। और आप सबको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद नहीं था उससे पहले जो अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तो उन अंग्रेजों ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में एजुकेशन को इवॉल्व करने के लिए क्या क्या वो एक्ट लेके आए, क्या क्या कमीशंस उन्होंने बनाए और क्या क्या चीज़ें या कहेंगे क्या क्या कानून उन्होंने लागू किए इंडिया में, जिससे भारत की एजुकेशन पे आज भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन के इवॉल्व होने की, कि एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई उस ड्यूरेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारी एजुकेशन के लिए। ये पहली बार कोई उन्होंने कदम उठाया था, या कहेंगे इंडियन एजुकेशन में उन्होंने इंटरेस्ट लिया था। लेकिन उस इंटरेस्ट के पीछे उनके क्या पर्पस थे वो मैं आपको बताती हूँ। इस एक्ट में उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि वो चाहते थे जो इंडियंस हैं उनको एजुकेटेड किया जाए ताकि वो उनसे अपना काम करवा सकें। तो उन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक नॉलेज वो इंडिया को देना चाहते थे, इंडियन एजुकेशन को साइंटिफिक बनाना चाहते थे। और इसी एक्ट के साथ ये चीज़ स्टार्ट हुई कि जो एजुकेशन है, इंडियन जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल होनी चाहिए या वो मॉडर्न होनी चाहिए। और इसी के जस्ट बाद 1835 में ऐसा हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने कहा कि इंडिया में इंग्लिश को मीडियम बनाना चाहिए, मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ से कहेंगे फर्स्ट नींव जो थी इंग्लिश मीडियम की इंडिया में इस टाइम से स्टार्ट हुई। इसी एक्ट के तहत 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया। और इसी के तहत ये भी कहा गया कि 1 लाख रुपीज़ हर ईयर एनुअली आपको एजुकेशन पे खर्च करने हैं। किससे कहा गया? उस टाइम इंडिया की तो कोई गवर्नमेंट थी नहीं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंडिया पे रूल कर रही थी उन्हें कहा गया कि आपको इतना अमाउंट तो इंडिया के एजुकेशन पे देना ही पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रूल करना चाहते हो तो बिना एजुकेशन आप नहीं कर पाएंगे। इंडिया के लोगों को मिनिमम ही सही पर आपको एजुकेशन देनी ही होगी। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप था चार्टर एक्ट ऑफ 1830। देखो, हमने अभी अभी बात करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की, जिन्होंने 1835 में ये कहा था कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन लागू करना चाहिए। उन्होंने ही ये भी कहा, मैकालेज रिपोर्ट आपको पता ही है, ये बहुत फेमस टर्म है एक्चुअली। ऐसा किया गया कि कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस समय अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, तो उसको इंग्लिश आना बहुत कंपल्सरी है कि उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए, अदरवाइज वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, वो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। तो इस टाइम पे इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई, या कहेंगे बहुत एग्जैगरेट किया गया इंग्लिश को ही उस समय की कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं वुड्स डिस्पैच की, जो आया 1854। समय जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और उस समय के जो चेयरमैन थे उनका नाम था चार्ल्स वुड, और वुड के नाम पे ही इसका नाम पड़ा वुड्स डिस्पैच, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी वो वुड ने ही दी थी। इसे इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडिया में। इसने भी क्या किया, फिर से इंग्लिश मीडियम को प्रमोट किया। इसने कहा इंग्लिश को ही हायर एजुकेशन का मीडियम बनाना चाहिए। और स्कूल लेवल पे आप जरूर रीजनल लैंग्वेज लागू कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज को मीडियम बना सकते हैं, पर हायर एजुकेशन के लिए केवल और केवल इंग्लिश ही मीडियम होना चाहिए। इसने भी 1857 में यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग जगह एस्टेब्लिश की। कहाँ पर की? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। इसी टाइम पे एक फेमस जो पर्सन थे उनका नाम था जेम्स टॉमसन, जिन्होंने जो है विलेज एजुकेशन का एक क्या कहेंगे एक टर्म कॉइन किया कि विलेज एजुकेशन को भी विलेज एजुकेशन पे भी हमको वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो तो एक्चुअली जो मेन इंडिया जो है वो तो विलेजेस में ही रहता है।
इसके बाद हम बात करते हैं हंटर कमीशन की, जो 1882 में आया था। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है उस समय का, और इसे जो है इस कमीशन को अपॉइंट किया था उस समय के वायसराय लॉर्ड रिपन ने। तो ये जो हंटर कमीशन है ये भी एक मेन कमीशन माना जाता है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हंटर कमीशन ने देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, एक तो इसने कहा था कि विमेंस एजुकेशन पे ये पहला कमीशन था उस समय प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, कि वुमेन एजुकेशन पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। सेकंड इसने क्या बोला, इसने बोला सेग्रीगेशन, इसने बोला प्राइमरी और हायर एजुकेशन को आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, उसके लिए डिफरेंट करना चाहिए, बिकॉज ये जो दोनों टर्म्स है ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। तो एक ही जन या कहेंगे एक ही डिपार्टमेंट इन दोनों एजुकेशन को नहीं संभाल सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने बोली प्राइमरी एजुकेशन को रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाना चाहिए, यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें मीडियम जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। सेकंड इसने क्या बोला है, इसने एजुकेशन को 2 पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट इसने बोला लिटरेरी एंड साइंस, दूसरा इसने बोला वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में बता दूं वो एजुकेशन जो आपको जॉब के लिए एलिजिबल बनाए, वोकेशनल एजुकेशन आपको इंडियंस को देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे कमीशन हैं जो उस ड्यूरेशन में आए, जैसे सप्रू कमेटी, हार्टोग कमीशन, सैंडलर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, वुड रिपोर्ट, ऐसा करके बहुत अलग अलग तरह के कमीशंस है। अर्जेंट रिपोर्ट जो कि बहुत फेमस है, सो और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक है वर्धा रिपोर्ट, यानी कि जाकिर हुसैन की जो कमेटी थी उस टाइम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो 1937 में ये जो कमेटी थी वो आई थी। इसका दूसरा नाम जाकिर हुसैन कमेटी भी है। तो जाकिर हुसैन की जो कमेटी थी, पहली चीज़ इसने बोला था कि फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरा इसने बोला था इंस्ट्रक्शन आपको मदर टंग में देनी चाहिए। तीसरा इसने बोला कि फ्री एजुकेशन आपको 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और इसने बोला क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन आपको देनी चाहिए, कि कोई क्राफ्ट आप सिखाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कि लोग बेरोजगार ना रहें और उस क्राफ्ट को सीख के कुछ ना कुछ जॉब या कहेंगे कुछ ना कुछ सेल्फ क्या कहेंगे इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकें, अपनी अर्न कर सकें, ठीक है। ये इसके फेमस जो भी इसने बताए थे, सजेशंस दिए थे। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कमेटी की, जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में इम्पॉर्टेंट थी। उसका नाम था सार्जेंट रिपोर्ट, जो आई थी 1944। इसने भी फिर से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए कहा, लेकिन इसका और जो वर्धा जो कमेटी थी बेसिक एजुकेशन के लिए, उसमें ये डिफरेंस था। वर्धा ने, जाकिर हुसैन की जो कमेटी थी, उन्होंने बोला कि 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और जो सार्जेंट रिपोर्ट थी उसने बोला 6 to 14 ईयर्स को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये एक टाइप से, अगर कई बार ऐसा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी कमिटीज़ कौन कौन से ईयर में आई थी, तो मैं आपको बता दूं, एक जो सबसे मेन आपको ध्यान रखना है, जो सबसे लास्ट में आई थी वो थी सार्जेंट रिपोर्ट, वो आई थी 1914 में। और जनरली जो पहला पूछा जाता है, सबसे पहले जो हम मानते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उसमें पहला था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई, जो ब्रिटिशर्स थे जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या जो भी कहेंगे कुछ गिने चुने जो भी एफर्ट किए थे इंडिया को एजुकेट करने के लिए, या कहेंगे इंडिया को इंग्लिश इंडिया बनाने के लिए उन्होंने जो जो एफर्ट किए थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे एजुकेशन और रिसर्च इवॉल्व हुई। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनियाक पर, और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और पढ़ाई का वीडियो। हम बात कर रहे थे UGC नेट के पेपर 1 की, जिसका यूनिट नंबर 10 था, जिसका नाम था हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसपे हमने टॉपिक 1 कवर कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद इंडिया में एजुकेशन को लेके क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कैसे एजुकेशन इवॉल्व हुई है इंडिया में, उसको हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से बात करने से पहले प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो भी हमने कल के वीडियो में कर ली है कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से एक्ट लाए थे एजुकेशन के लिए, और किस तरह हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरह इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की तरफ उन्होंने क्या कहेंगे रुख दिया, किस तरह उस तरफ हमारी इंडियन एजुकेशन को उन्होंने मोड़ा। आज हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की कि उस समय क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए एजुकेशन के मामले में, क्या कौन कौन से एक्ट्स और कमीशन थे जिन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला जो कमीशन यहाँ पर आता है, जिसका क्या कहेंगे, जो सर्वप्रथम जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है उसका नाम है राधाकृष्णन। एक कमीशन आया था जो 1948 से 1949 तक रहा। तो जो राधाकृष्णन कमीशन था, राधाकृष्णन कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 10 मेंबर्स की एक कमेटी थी जिसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कमीशन है ये नवंबर 1948 में अपॉइंट किया गया। अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। तो इसका ड्यूरेशन 1948 से 1949 रहा। और ये जो कमीशन है इसे उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको। ये जो कमीशन था, इस कमीशन ने अलग अलग तरह के सजेशंस दिए। इसने बोला कि आपको रूरल यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इसने बोला 12+3 का स्ट्रक्चर भी इसी कमीशन ने रेकमेंड किया था। इसी ने बोला सबसे पहले कि यूजीसी सेटअप करो। यूजीसी सेटअप करके आप हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को उसके अंडर, यूजीसी के अंडर लाया जाए, ठीक है। इसके अलावा इसने बोला कि इसने रिलीजियस एजुकेशन को भी प्रमोट किया, वैल्यू एजुकेशन को भी इसने प्रमोट किया, एग्रीकल्चरल एजुकेशन की भी इसने बात करी है। इसने बोला कि 180 वर्किंग डेज होने चाहिए कॉलेजेस के लिए, कॉलेज के लिए जो वर्किंग डेज होने चाहिए वो 180 होने चाहिए। और देखिए ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट कमीशन था। जस्ट बाद जो हमारा दूसरा कमीशन आया था उसका नाम था मुदालियर एजुकेशन कमीशन। इससे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका इनॉग्रेशन अक्टूबर 1952 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जून 1953 में, ठीक है। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो इस जो कमीशन है उसने जो जो रिकमेंडेशंस दी उसमें से सबसे पहली रिकमेंडेशन ये थी कि अच्छे सिटीजन्स बनाए जाएं, ठीक है। पहली इसकी रिकमेंडेशन ये थी। सेकंड इसने बोला कि 11 to 17 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन दिया जाए। तो ये जो मुदालियर कमीशन था, इस कमीशन ने ही एक्चुअली 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। इसने ही बोला था कि मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में आपको पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन आपको मदर टंग में देनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही होना चाहिए। इसके अलावा इसने वोकेशनल एफिशिएंसी पे भी ध्यान देने के लिए कहा है कि एजुकेशन ऐसी हो जो वोकेशन दिलाए, या कहे कि जॉब के लिए लोगों को प्रिपेयर करे। और इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम भी इसने दिया था कि एक करिकुलम बनाया जाए जिससे प्रॉपर तरीके से स्टडी हो सके कि कौन से कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको लेने। करिकुलम तो हम सब जानते ही हैं, तो करिकुलम का जो कंसेप्ट जो जहाँ से आया वो भी मुदालियर कमीशन ने ही दिया था। और इसने कहा एक सेस नाम का एक टैक्स होता है जो इंडस्ट्रियल एजुकेशन पे लगाया जाता है, कि वैसा टैक्स लगाया जाए, ठीक है। और उस टैक्स से जो भी मनी कलेक्ट होता है उसको वापस टेक्निकल एजुकेशन पे ही उसको खर्च किया जाए, ताकि टेक्निकल एजुकेशन को और इंडिया में एक्सपेंड किया जाए। स्टूडेंट प्यूपिल रेशियो के बारे में भी बात करी। इसने कहा मिनिमम 30 पे एक टीचर होना ही चाहिए, और फिर भी जैसे सिचुएशन बने तो मैक्सिमम 40 पे एक टीचर आप रख सकते हैं। तो इस तरह ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मुदालियर कमीशन ने दी, जो आया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में ईयर 1952 में, और जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में, ठीक है। इसके बाद 1961 में एक कमेटी आई थी। इस कमेटी का नाम था कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ठीक। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इस कमेटी का कुछ मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, पर ये इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई कमेटी आई थी तो उसका नाम वो 1961 में आई थी, ये आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद जो अगला कमीशन था उसका नाम था कोठारी एजुकेशन कमीशन। और कोठारी एजुकेशन कमीशन जो था उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ये 1964 में आया था। इसने अक्टूबर 1964 में अपना काम करना स्टार्ट किया था। इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और इसने 1966 जून में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी थी। इसमें 17 मेंबर्स थे जिनमें से 5 मेंबर फॉरेन एक्सपर्ट थे। हम बात कर रहे थे कोठारी कमीशन की, तो कोठारी कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं। जो कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उस रिपोर्ट नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस नाम से उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और उसकी जो स्टार्टिंग लाइंस थी, ओपनिंग लाइंस थी, वो बहुत फेमस थी एक्चुअली। इस पर भी क्वेश्चन आता है। वो ओपनिंग लाइंस ये थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। यानी कि इंडिया की जो डेस्टिनी है वो उसके क्लासरूम में बन रही है। ठीक है, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन थी। सोचो कितना इम्पैक्टफुल इसका रिपोर्ट होगा या इसको बनाने वाले एक्सपर्ट्स होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत एक सच बात बोली है कि इंडिया की डेस्टिनी एक्चुअली जो बच्चे हैं वो ही तो देश की नींव होते हैं। और वो बच्चे कहाँ थे? क्लासरूम्स में पढ़ रहे थे। तो वो ही इंडिया की शेप बनाने वाले थे कि कल को इंडिया कैसा बनेगा ये। ठीक है, अब इसने जो बात इसके जो रिकमेंडेशंस थी उसमें से पहली रिकमेंडेशन थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14 की 14 ईयर्स तक सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, इसने फिर से 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रमोट किया, जो काइंड ऑफ मुदालियर आयोग ने भी कहा था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसने वोकेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन पे भी इसने क्या कहेंगे स्ट्रेस डाला कि आपको इन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसने एडल्ट एजुकेशन की बात करी। इसने 10+2+3 सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट हुआ कि आपको 10th बोर्ड, उसके बाद 12th बोर्ड, उसके बाद 3 ईयर का आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो कॉलेज होता है वो आपका इस सिस्टम में चलना चाहिए। इसने ये भी बोला कि प्राइमरी स्टेज पे फ्री टेक्स्ट बुक मिलनी चाहिए कि इससे एजुकेशन प्रमोट होगी। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर बहुत स्टूडेंट आएंगे और इस चीज़ का इम्पैक्ट तो हम आज तक भी देखते आ रहे हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर टेक्स्ट बुक फ्री दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो फ्री में जो क्या कहेंगे मटेरियल उनको मिलता है, इस वजह से एजुकेशन की तरफ अब धीरे धीरे इंडिया बहुत ग्रोथ करे जा रहा है। इसने इंडियन एजुकेशन सर्विसेज की भी बात करी है। इसके अलावा इसने एक स्टेट बोर्ड एस्टेब्लिश करने के लिए कहा, रेकमेंड किया कि एक स्टेट बोर्ड होना चाहिए टीचर एजुकेशन के लिए। इसने हैंडीकैप और बैकवर्ड क्लासेस की एजुकेशन के बारे में भी बात करी कि उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये भी रेकमेंड किया कि 6% ऑफ नेशनल इनकम, कि हमारा जो नेशनल इनकम होता है उसका 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। इसी ने जो रिकमेंडेशन दी उसी के ऊपर पे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 फर्स्ट जो हमारी क्या कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो इसी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड आई थी। इसके अलावा इसने इंस्ट्रक्शनल डेज भी बताया कि 239 डेज तो होने चाहिए स्कूल्स के लिए और 260 डेज होने चाहिए वर्किंग डेज, वो कॉलेजेस के लिए होने चाहिए कि इतने दिन तो क्लासेस मस्ट लगनी ही चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हमारे अभी कोठारी आयोग ने, कोठारी कमीशन ने। अब देखिए अभी हमने बात करी थी कि जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 थी वो कोठारी आयोग ने जो भी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी उन पे कहीं ना कहीं उन्हीं पे भेज दी। तो मैं 1968 की आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या था, कि उस जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या कहेंगे रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए गए थे गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए। तो देखिए जो NEP जो थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, उस टाइम में मैं आपको बता दूं जो PM थी वो इंदिरा गांधी थी और ये हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी उस समय में आई थी। ठीक है, तो इसने क्या रेकमेंड किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये भी उसी पे बेस्ड है। कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसी पे बेस्ड है। तो उन्होंने कहा था 3 लैंग्वेज फार्मूला, सेम इसने भी कहा था, NPE ने भी कहा है। इसने हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत प्रमोट किया है। इसने बोला कंपल्सरी एजुकेशन, जो NEP है उसने बोला कि कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स तक बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि 6% नेशनल इनकम का एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो इस तरह हमारा जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ने ये कुछ बातें रेकमेंड करी थी। इसके बाद जो अगली NEP आई थी वो इसी को रिवाइज करके इसके अंदर जो भी चेंजेस लाने थे वो किए गए। 1986 में अगली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। उस समय जो हमारे PM थे वो राजीव गांधी थे और इस जो एजुकेशन पॉलिसी ये भी दौलत कोठारी के रिकमेंडेशंस पे ही बनाई गई।
इसकी जो रिकमेंडेशन थी, एक तो इसने हैंडीकैप माइनॉरिटी के एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए कहा। इसी ने जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो अभी बहुत चल रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए कहा। कि इसने कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू एजुकेशन लेने से हर कोई कहीं पर भी एजुकेशन ले पाएगा, किसी भी चीज़ से बाउंड नहीं होगा। तो इसने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी एक्सपेंड किया और इसी के एक साल पहले इग्नू एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। और इसके अलावा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था, इसी के अंडर आया था। और इसने वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया और इसने बोला कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी चाहिए, कि एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी तो बच्चा और इंटरेस्ट लेगा एजुकेशन में। 1986 की जो एनईपी थी उसके बाद 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आई उसके बाद फिर से इस एजुकेशन पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया। अब इस मॉडिफाइड जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1992 में उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, उसने क्या किया, स्पेशल एम्फेसिस दिया विमेंस एजुकेशन को। विमेंस एजुकेशन को उसने प्रमोट किया कि विमेंस की एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसने वोकेशनल कोर्सेज पे भी ध्यान दिया कि वोकेशनल कोर्सेज ऐसे ऑर्गेनाइज करने चाहिए या ऐसे कुछ कोर्सेज गवर्नमेंट को स्टार्ट करने चाहिए जिससे जॉब में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। कहीं ना कहीं इंडिया में उस टाइम बेरोजगारी की बहुत दरें बढ़ रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इसने वोकेशनल कोर्सेज पे जोर दिया। उस समय एक CABE, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी सेटअप किया गया एजुकेशन के लिए। और मोरल वैल्यूज़ और नेशनल इंटीग्रेशन पे भी इसने ध्यान दिया कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मोरल वैल्यूज़ बढ़ाए और नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशन को और मजबूत करे। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दी थी 1992 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो एजुकेशन पॉलिसी है एक्चुअली अपने आप में एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट होता है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे केवल माइनर पॉइंट बताए हैं। अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आप इसको डीपली भी पढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है नेट के हिसाब से मेनली जो क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं वो डेटा मैंने आपको दे दिया है। और अलग से मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, MCQs में आपको करवाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिनिममली और मेन जो पॉइंट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैनिया पर। और हम पढ़ रहे थे UGC नेट का पेपर 1 जिसका हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 10 का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे कमिटीज, वो कमिटी एजुकेशन कमिटीज जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में आई, जिन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स या रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन की। हमने बात करी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992 और सबसे पहले जो आई थी वो थी 1968। ठीक है, आज हम बात करेंगे सैम पित्रोदा कमेटी की। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी ये आई थी 2007 में। ठीक है, अब इस कमेटी ने जो मेन इसकी रिकमेंडेशन जो उसने दी थी वो थी, इसने कहा कि जो इंडिया है, इंडिया में 1500 यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कर दी जानी चाहिए 2015 तक, कि 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज इंडिया में लाओ या एस्टेब्लिश करो, ताकि जो हायर एजुकेशन है उसमें भी एनरोलमेंट बढ़े, बहुत मतलब लोग हायर एजुकेशन भी ले सके। हायर एजुकेशन से यहाँ पे मतलब था कॉलेज में जो एजुकेशन, यानी कि 12th तक का रेशियो तो तब हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उसने कहा अगर आपको हायर एजुकेशन बढ़ानी है तो आप यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश करो। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद जो इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहा जाता है, मैं बता दूं सैम पित्रोदा कमेटी को। इसके बाद हम बात करते हैं यशपाल कमेटी जो आई थी 2009 में, जो उस समय की MHRD मिनिस्ट्री ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अब मैं आपको बता दूं जो MHRD मिनिस्ट्री है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उस समय जो MHRD मिनिस्टर थे उनका नाम था कपिल सिब्बल। उस टाइम पे ये कमेटी बनाई गई थी। अब देखो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंड किया। इसने जो यशपाल कमेटी है इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो पूरी तरह हट जाना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है वो यूनिवर्सिटी जो काम तो पूरी तरह यूनिवर्सिटी की तरह ही करती है, पर उसको पावर नहीं होती कि वो कॉलेजेस, मतलब जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो इसको कॉलेजेस को अफिलिएट करने की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो यशपाल कमेटी है, ये जो यशपाल कमेटी है, इसने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आपको रिमूव कर देना चाहिए, या तो उनको फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बना दो, कि फुल पावर आप दे दो, यूनिवर्सिटी ही बना दो, फिर उनको बिल्कुल ही हटा दो।
ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस किसी को भी मिलना ही नहीं चाहिए, या तो यूनिवर्सिटी रखो या बिल्कुल उसको रिमूव कर दो, ठीक है। पहला रिकमेंडेशन ये दिया। इसके अलावा इसने कहा जो एनसीटीई, एआईसीटीई ऐसे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, इन सबको रिप्लेस कर देना है एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है CHER। अब CHER की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर हायर रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च बनाया जाए जिसमें 7 मेंबर्स हों और ये ही एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम देखें, यानी कि अलग अलग आपको कमिटीज या कहेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नहीं रखने, केवल एक इंस्टीट्यूशन रखो, ठीक है। इस तरह ये जो यशपाल कमेटी थी, ये एक रिकमेंडेशन यशपाल कमेटी की थी। इसके अलावा एक शर्मा कमेटी नाम से भी एक कमेटी है जो फेमस। इसकी शर्मा कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था MM शर्मा, ठीक है। और इसने क्या रिकमेंडेशन दी? इसने रिकमेंडेशन दी कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाना। उसने बोला कि 500 करोड़ यूजीसी को बेसिक साइंस में रिसर्च के लिए लगाना चाहिए, जिससे हमारी साइंटिफिक जो एजुकेशन, साइंस एजुकेशन जो इंडिया में मिल रही है वो भी इवॉल्व हो। और इसके अलावा इसने कहा साइंस की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ही इसने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च एस्टेब्लिश किए जाएं, यानी कि IISER जगह जगह एस्टेब्लिश किए जाएं। तो इस तरह ये जो कमिटी, इतनी सारी जो अलग अलग कमिटीज मैंने आपको बताई है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आई और इन्होंने सजेस्ट किया अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च, साइंस, वोकेशनल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, इनके लिए अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। तो इन कमिटीज ने जो जो रिकमेंडेशंस दी तो उस समय के गवर्नमेंट को जो जो ठीक लगा वो उन्होंने अप्लाई किया। और इस तरह देखा जाए तो आज में और जब स्टार्टिंग में 1948 में जो इंडिया में एजुकेशन का जो लेवल था और आज जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। इंडिया एजुकेशन में बहुत ग्रोथ कर रहा है। इसी के साथ हमारा जो है टॉपिक नंबर 2 पूरा होता है, जिस टॉपिक नंबर 2 का नाम था हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। की पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिसर्च और एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले UGC नेट के पेपर्स में हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं उनमें से सबसे मेन क्वेश्चन है कि UGC जिसको हम सभी जानते हैं वो कैसे एस्टेब्लिश हुई, किसने रेकमेंड किया था। तो मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहली कमेटी मैंने आपको बताई थी राधाकृष्णन कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, जो आई थी 1948 में। उसने रेकमेंड किया था कि UGC सेटअप किया जाए। सबसे एक और लाइन जो मैंने आपको मेंशन करी थी कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किसके रिपोर्ट में थी, किसने अपनी, कौन से एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, जिसमें फर्स्ट लाइन ओपनिंग लाइंस ये थी। तो मैं आपको बता दूं ये कोठारी कमीशन ने प्रेजेंट करी थी। जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उसकी ओपनिंग लाइंस ये थी। मैं बता दूं कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 में आया था, ठीक है। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। थैंक यू। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारे इंडिया में अब तक 4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसके बाद आई थी 1986 में, उसके बाद आई थी 1992 में, और अभी रिसेंटली हमारी सबसे न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, ठीक है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंट वाली जो सबसे न्यू है 2020 एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, तो एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया है MHRD मिनिस्ट्री ने। अब मैं आपको बता दूं MHRD मिनिस्ट्री अपना नाम चेंज कर चुकी है। MHRD मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अभी चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, ठीक है। तो इसने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था, वो भी किसकी रिकमेंडेशंस पे? 2 कमिटी थी। एक तो थी के कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, और दूसरी कमेटी थी SR सुब्रमण्यम कमेटी। इन दोनों की रिकमेंडेशन पे बेस्ड, ठीक है, इन दोनों के रिकमेंडेशंस को लेके एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसे ही नाम दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले ये ड्राफ्ट रूप में थी, अब तो ये पॉलिसी एग्जीक्यूशन लेवल पे चल गई है, यानी कि इसे मान्यता मिल गई है, इसे लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक बहुत ही बड़ी चीज से मतलब जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस एजुकेशन पॉलिसी के आने से, कि हमारा जो करिकुलर स्ट्रक्चर है
वो पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है, पहले जो हमारा था 10+2+3, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके साथ अब स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर जो हमारा लागू होने वाला है और हो चुका है एक्चुअली, लास्ट मिड सेशन से ही ये स्ट्रक्चर लागू हो गया है। तो नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। इसमें जो स्टार्टिंग के 5 ईयर है वो तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन में भी प्री प्राइमरी लेवल के लिए है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ये 3 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए है, कि पहले 5 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर 3 ईयर, देन 4 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग का जो 5 ईयर है वो तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये एक नया कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है। यानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्री प्राइमरी पर भी अब ध्यान देना पड़ेगा। अब तक तो गवर्नमेंट प्राइमरी, जैसे आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल थी क्लास 1 से स्टार्ट होती थी, अब गवर्नमेंट ने कहा सीधे 1 में बच्चे को नहीं डाल सकते, उससे पहले उसको बेसिक सिखाना होगा और वो बेसिक प्री प्राइमरी क्लासेस में उसको बताया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी स्कूल्स में मतलब अब ये स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है कि अब प्री प्राइमरी क्लासेस को भी गवर्नमेंट अपने एक क्या कहेंगे इस एजुकेशन पॉलिसी में लेकर आई है। प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी अब गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है। ठीक है, पहली चीज तो ECCE। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने ये कहा है SSRA, स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी करके कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, वो ही सारा स्टेट में जो भी एजुकेशन को वो संभालेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इस पॉलिसी के मतलब इस पॉलिसी के अंदर कहा गया, गवर्नमेंट ने नहीं, इस पॉलिसी में कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज ही यूज़ की जाएगी, मदर टंग ही यूज़ की जाएगी पढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी क्लास 8 तक अगर प्रिफर किया जाता है तो रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज ही होगा, और उसके बाद भी हो सकता है अगर प्रिफर किया जाए तो। ठीक है, तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज मदर टंग्स को बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी है कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है वहाँ पे रीजनल जो मदर टंग है उसका बहुत रोल रहता है, मेन रोल रहता है कि मदर टंग से चीज़ें स्टार्टिंग में न्यू जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है परख, जो पूरी सारी जो एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों को असेस करेगा। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, बनाने का कंसेप्ट रखा है। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी, यानी कि एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी नेशनल लेवल पे, उसी के अंडर सारी एजुकेशन जो भी कमीशन है इंस्टीट्यूशन उसके अंडर आएंगे, और नाम रखा है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। टीचर एजुकेशन पे भी बात करिए, जो 4 ईयर का टीचर एजुकेशन का कोर्स रखा है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और स्टेज स्पेसिफिक होगा, और 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी का टारगेट रखा है। इसमें ये भी टारगेट रखा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 100% किया जाना चाहिए। सेकंड, इसमें 2035 तक 2035 तक जो है जो हायर एजुकेशन का टारगेट भी 50% तक रखने का इसने एम रखा है। इसके अलावा एक स्कीम जो 2014 में आई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल स्कीम फॉर टीचर्स एंड टीचिंग, ये 2014 में एक स्कीम आई थी, उसको भी इसने कंटिन्यू किया है। इसने कहा है कि ये स्कीम 2025 से 26 तक, यानी कि 25-26 सेशन तक ये चलेगी, और इसी पॉलिसी के अंदर इसने एक्चुअली MHRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी 2025 तक 100% हो जानी चाहिए, यानी कि सभी के पास, सभी प्री प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, और एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाने की इसने बात भी करी है। ठीक है, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई हैं, जो इनमें से आधे रूल्स रेगुलेशन हैं वो पिछले मिड सेशन से, अभी 2022-23 गया था जो एकेडमिक सेशन जिसको कहेंगे, उसमें आधी तो लागू हो चुकी हैं, आधी इस सेशन से लागू होने वाली हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे UGC नेट की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही एक तो बड़ा डॉक्यूमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं। मैंने फिर भी आपको माइनर चीज़ें ही बताई हैं एग्जाम पर्पज से, पर एक्चुअली अगर आप डेप्थ में से पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।